तेरी निगाह पे सब कुछ लुटाने आए हैं। तेरी निगाह पे सब कुछ लुटाने आए हैं। तेरी निगाह पे सब कुछ लुटाने आए हैं। तूने जो कॉल दिया था निभाने आए हैं। नमस्कार साथियों, यूट्यूब प्लेटफॉर्म के आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुवचन इंस्टीट्यूट पर आपका स्वागत है। जी हाँ साथियों, जैसा कि हमने आपको बता रखा है कि धमाकेदार तरीके से धमाकेदार श्रृंखलाएं चलाई जा रही हैं बोर्ड परीक्षा 2022 के माध्यम से। तो उसके अंतर्गत एक नया पार्ट हम लेकर आ गए हैं, जिसमें क्या चल रहा था, हमारा भौतिक विज्ञान का अध्याय 12 चल रहा था। जो विद्युत चैप्टर है उसका पार्ट 1 हम लगवा चुके हैं। आज पार्ट 2 होने वाला है हमारा, ठीक है। तो पार्ट 2 में आपका समय ना खराब करते हुए आपको सबसे पहले बता दें हमने क्या क्या पढ़ लिया है पार्ट 1 के अंतर्गत, ठीक है। तो फटाफट से आप सुने कि पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने सबसे पहले पार्ट 1 में जब शुरुआत की थी तो आवेश देखा था, आवेश क्या होता है, ठीक है। आवेश के साथ साथ हमने क्या देखा था, चालक, अचालक, अर्धचालक क्या होते हैं, विभवांतर देखा था, वैद्युत विभव देखा था, ठीक है, वैद्युत धारा देखी थी, ओम का नियम देखा था। कई एक टॉपिक ऐसे थे जिनको हमने नस्तेनाबूद किया था, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज सबसे पहले प्रतिरोध देखेंगे, फिर किसी तार के प्रतिरोध की उसकी लंबाई, मोटाई एवं पदार्थ पर क्या निर्भरता रहती है ये भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध देखेंगे और उसके बाद आगे भी टॉपिकों को देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलो हम लोग शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। बहुत मजा आने वाला है, धमाकेदार तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले आप लोग पहला टॉपिक लगा लेंगे अपना वैद्युत प्रतिरोध। पहला टॉपिक क्या होगा तुम्हारा, वैद्युत प्रतिरोध। और वैद्युत प्रतिरोध के लिए मैं यहाँ पर पूरी तरीके से आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। बस आप ध्यान रखना, जो हमने ओम का नियम निकाला था, क्या निकाला था, ओम का नियम, उसका फार्मूला हमारा क्या आया था, ये आप ध्यान रखना। ओम के नियम का हमारा फार्मूला आया था V बराबर IR, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। प्रत्येक बच्चे को याद रहेगा कि V बराबर IR हमारा क्या आया था, ओम के नियम का फार्मूला है। यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। देखो यहाँ हमारा V बराबर IR क्या आया है, फार्मूला आया है, ठीक है। मानते हैं सर, आ गया, अच्छी बात है। अब यहाँ आप लोग ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पर, मैंने आपको R क्या बताया था, मैंने कहा था जहाँ R क्या है, एक नियतांक है। R क्या है, एक नियतांक है। और R को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ध्यान रखना, प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग प्रतिरोध की परिभाषा लिख लें। क्या लिख लें, प्रतिरोध की परिभाषा, ठीक है। प्रतिरोध की परिभाषा क्या होती है ये समझ लें आप लोग। देखो, जब धारा के मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न हो जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। एक ऐसी कोई युक्ति जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर देती है, प्रतिरोध कहलाती है। ये भी ध्यान रखना आप, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर एक परिभाषा बता दे रहा हूँ, कि धारा के मार्ग में आने वाले अवरोध को ही प्रतिरोध कहते हैं। धारा के मार्ग में आने वाले अवरोध को ही प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। ये याद रहेगा, बिल्कुल इसे आप लिख भी लेना। बहुत अच्छी परिभाषा है कि धारा के मार्ग में आने वाले अवरोध को ही प्रतिरोध कहते हैं। हाँ सर, हो जाएगा, चलो अच्छी बात है। अब हम निकालेंगे इसके अकॉर्डिंग, यहाँ लिख देना आप लोग इसमें नीचे कि प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो R बराबर हमारा क्या आ जाएगा, R बराबर आ जाएगा हमारा V/I, ठीक है। देखो I का ले आऊंगा, बटे में ले आऊंगा। इसके अनुसार भी हमें एक परिभाषा लिखनी पड़ेगी, सूत्र के अनुसार, क्योंकि सूत्र बहुत जरूरी होता है, ठीक है। हमें सूत्र के अनुसार भी इसकी परिभाषा लिखनी पड़ेगी, ठीक है। चलो देखो, सूत्र के अनुसार परिभाषा लिखते हैं। सूत्र के अनुसार क्या है परिभाषा, वो भी सुनो। मैंने कल जब आपके लिए ओम का नियम पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर था, उसमें बहने वाली धारा I, उस सिरों पर लगाए गए विभवांतर के B के कैसी होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, ये बताया था, ठीक है। आप लोग एक बार समझें अच्छे से। मैंने आपको बताया था किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, ये कल मैंने बताया, ठीक है। जो विभवांतर होता है धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। लेकिन आज क्या होगा, ओम के नियम से ही हम सीख रहे हैं, इसलिए देखो हम किस प्रकार से बता रहे हैं। सुनो, हमें प्रतिरोध चाहिए और परिभाषा कैसे बनानी है वो सुनो, आप लोग बहुत अच्छे सुनो, ठीक है। किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर भी तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I के अनुपात को ही प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, परिभाषा कैसे आई, किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर भी तथा उसमें बहने वाली धारा I के अनुपात को ही क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ये परिभाषा आप लोग सजो के लिख लेना बहुत अच्छे से, ठीक है। मैं भी आपके लिए लिख दे रहा हूँ जिससे आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप ये लिख लो परिभाषा, किसी चालक के सिरों पर लगाए
गए विभवांतर, किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर बी तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I के अनुपात को ही वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है, प्रतिरोध को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। इसे ऐसे भी बना सकते हो आप इस प्रकार। ठीक है, ओम होता इस प्रकार से। आप ध्यान रखना, मैंने क्या बताया कि किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर बी तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I के अनुपात को ही वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक ओम होता है। ठीक है, बहुत मजा आएगा, कतई मजा आएगा, पूरी शिद्दत से सीखेंगे हम लोग बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इसे मैं हटा रहा हूँ और अगले टॉपिक की ओर बढ़ रहा हूँ। जो अगला टॉपिक है हमारा, किसी तार के प्रतिरोध की लंबाई, मोटाई और पदार्थ पर क्या निर्भरता रहती है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो प्रतिरोध को हटा रहा हूँ। प्रतिरोध आपको तैयार हो गया होगा बिल्कुल, बोर्ड परीक्षा के माध्यम से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सब कुछ तुम्हारे लिए। ठीक है, ध्यान रखना। चलो अब हम देखते हैं अगला टॉपिक हमारा। ये तो हो गया वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है, अब देखते हैं इसकी ओर। किसी तार के प्रतिरोध जो होता है, किसी तार का प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई, मोटाई और पदार्थ पर किस प्रकार से निर्भर रहता है, ये पूछना जा रहा है क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो सुनो, सबसे पहले हम निकालते हैं प्रतिरोध की लंबाई पर निर्भरता। नंबर 1 इसमें डाल लोगे आप लोग, प्रतिरोध की लंबाई, प्रतिरोध की लंबाई पर निर्भरता, यानी कि प्रतिरोध जो होता है तार की लंबाई पर कैसे निर्भर रहता है ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है, लंबाई पर निर्भरता। आप लोग समझे बात के लिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रतिरोध होता है वो तार की लंबाई पर कैसे निर्भर रहता है, ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो समझे आप लोग कि प्रतिरोध की तार पर निर्भरता क्या होती है। आप लोग एक बात बताओ, आप जब अपने घर में कोई सर्किट तैयार करते हैं, वायर लगाते हैं और कहीं से लाइट डालकर लेकर आते हैं, तो आपने खुद सुना होगा, आप अनुभव भी करते हैं इस बात का कि तार जितना लंबा होता है, तार जितना ज्यादा लंबा होगा, धारा उतनी ही कम आएगी, है ना, क्योंकि तार उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, तार भी कुछ धारा के लिए अपने अंदर समर्पित कर लेते हैं। तो क्या होता है, तार धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगा रहा होता है। तो ध्यान रखना कि तार जितना भी लंबा होगा, तार जितना लंबा होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होता है, तार जितना लंबा होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होता है। कहने का मतलब इसकी परिभाषा यही निकल के आएगी कि किसी चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या निकल के आएगी? किसी चालक तार का प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध क्या होता है R, तार की लंबाई क्या है L के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब आप यहाँ समझने का प्रयास करें। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम तार की लंबाई को बढ़ाते जाएंगे तो प्रतिरोध भी कैसा होगा? बढ़ेगा। तार की लंबाई को जितना बढ़ाएंगे प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और अगर हम तार की लंबाई को घटाएंगे, अगर हम तार की लंबाई को कम करेंगे तो प्रतिरोध भी कम होगा और धारा बहुत अच्छी मात्रा में हमारे घर तक आ पाएगी। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये परिभाषा लिखकर इसे एक बॉक्स में बंद कर लेना। ठीक है, परिभाषा क्या होगी? किसी चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, चलो अब आगे हमारा लंबाई का हो गया। अब देखते हैं मोटाई। ठीक है, अगला लिख लो आप लोग, मोटाई पर निर्भरता। क्या लिख लोगे? मोटाई पर निर्भरता। प्रतिरोध की मोटाई पर निर्भरता, प्रतिरोध की मोटाई पर निर्भरता। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि प्रतिरोध की मोटाई पर क्या निर्भरता रहती है, ये चीज हम देखेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो समझिए, देखो तार जितना मोटा होगा, आप लोग समझ लेना, तार जितना ज्यादा मोटा होता चला जाएगा प्रतिरोध उतना ही कम लगेगा,
यानी कि तार जितना अच्छी क्वालिटी का होगा, जितना मोटा तार होगा, प्रतिरोध उतना ही कम लगेगा। ये बात आप ध्यान रखना। देखो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ, किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल चालक तार के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसकी परिभाषा ध्यान रखना कि किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल चालक तार के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब आप लोग पहले सूत्र समझें, फिर आपको समझ आएगा। यानी कि किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है, किसी चालक तार का प्रतिरोध होता है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है बटे में लिख देंगे हम इस प्रकार से। ठीक है, तो हमने क्या बताया आपके लिए कि किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अनुप्रस्थ काट होता है, बिल्कुल इसे समान प्रकार से काट दिया जाए, इस प्रकार से है ना, किसी तार को समान प्रकार से काट दिया जाए बिल्कुल, और फिर इसका क्या निकाला जाए, क्षेत्रफल निकाला जाए, तो उसी को क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आपको क्या बताने का प्रयास किया मैंने कि किसी चालक तार का प्रतिरोध जो होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है, आप लोग ये भी समझ लें, इसका मतलब क्या है ये समझें। देखो मतलब क्या है इसका, किसी चालक तार के क्षेत्रफल यानी किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी कि इसकी मोटाई को समझो, इसकी मोटाई को हम जितना बढ़ाएंगे, इसकी मोटाई को हम जितना बढ़ाएंगे प्रतिरोध उतना ही कम होगा। ध्यान रखना, ठीक है, प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, कम होगा। समझो बात को समझो, किसी चालक तार की मोटाई को या फिर हम कह सकते हैं इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी कि इस चीज को जितना बढ़ाएंगे हम, जितना बढ़ाएंगे प्रतिरोध उतना ही कम होगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या आएगी, इधर क्या परिभाषा भी लिख सकेंगे बहुत अच्छे से कि किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप लोगों को कैसा फील हो रहा है आप खुद ये वहां से वैल्यू कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेहनत पसंद आ रही है तो वहां से वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। आगे क्या होगा, हमारी मोटाई तो होगी, मोटाई होगी। अब देखते हैं पदार्थ। तो देखो पदार्थ पर इतना कोई विशेष नहीं है, फिलहाल आप तीसरा डाल लो, क्योंकि पदार्थ के आधार पर प्रतिरोध भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। पदार्थ के आधार पर जैसे हो सकता है आप जो अपने घर में तार लेके आए, परपत लेके आए, वो परपत बनाए तो किसका हो, कॉपर का हो सकता है कॉपर का ना हो, एल्यूमिनियम का तार हो। तो इस प्रकार से जब तार की पदार्थ की मात्रा अलग होगी, तार में पदार्थ की मात्रा अलग अलग होगी, तो प्रतिरोध भी अलग अलग प्रकार के लगेंगे। ठीक है, कोई बहुत अच्छा सुचालक होता है विद्युत धारा का, कोई बहुत अच्छा सुचालक नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना। तो आप लिखना चाहें तो लिख देना पदार्थ में कि पदार्थ के आधार पर प्रतिरोध भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। लेकिन ये बात आप जरूर याद रखना कि किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मोटाई जितनी अधिक होगी प्रतिरोध उतना ही कम होगा। ये बात श्योरिटी के साथ याद रखना, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, बाकी आपको। ठीक है, अब देखो हमारा क्या हो गया, पदार्थ पर निर्भरता होगी। तो इस प्रकार से हमारे ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गए। ठीक है, इस प्रकार से दोनों टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम कौन सा टॉपिक देखेंगे, अब हम देखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध कि विशिष्ट प्रतिरोध होता है। अब हम क्या देखेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध होता है क्या है, ये बात आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, क्या यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे रहा है, क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा होगा। क्या मैं चेक कर सकता हूँ, हाँ बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है और आप लोग बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दो, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, मैं टॉपिक डाल रहा हूँ यहाँ विशिष्ट प्रतिरोध, आप लोग डाल लो, मैं ऐसे समझ रहा हूँ। ठीक है, आप लोग टॉपिक डालो विशिष्ट प्रतिरोध, मैं आपको समझ। देखो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, आप लोग थोड़ा सा समझिए ज्यादा, देखो किसी चालक तार का प्रतिरोध पहले समझ लो आप लोग, फिर आपको ज्यादा अच्छा है। किसी चालक तार का प्रतिरोध, मैंने आपको भी हाल बताया, किसी चालक तार का प्रतिरोध जो होता है चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैंने भी हाल क्या बताया आपको, फिर से सुन लो अच्छे से। किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हाँ सर आपने बिल्कुल बताया, तो मैंने यही तो बताया, किसी चालक तार का प्रतिरोध जो होता है, किसी चालक तार का प्रतिरोध जो होता है लंबाई के कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। लंबाई कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का इससे मैंने काम लिख दिया, बटे में लिख दिया। समझ गए आप लोग, समझ गए मैंने क्या बताया था आपके लिए। किसी चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपको हाँ सर आपने यही बताया था। ठीक है, देखो आमने सामने है, इसका मतलब अनुक्रमानुपाती समानुपाती, बटे में है तो ये व्युत्क्रमानुपाती, इसलिए क्या चलो अच्छी बात है। इससे मैं क्या करूंगा, हटा दूंगा। जब इसे हटाऊंगा तो क्या आएगा, कोई कांस्टेंट आएगा, तो आर बराबर के चिन्ह आ जाएगा, कांस्टेंट के ले रहे हैं और यहाँ लिख दो L/A। ठीक है, L/A यहाँ लिखेंगे आप लोग इस प्रकार से, ये भी एक हमारा फार्मूला आ जाएगा। तो यहाँ आप लिख देंगे
बहुत अच्छे से, जहां जहां के एक कांस्टेंट है या नियतांक है, जहां के एक नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, जहां के एक नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। बिल्कुल तैयार रहेगा? हाँ सर बिल्कुल तैयार। चलो अच्छी, ठीक है। चलो, जहां के एक नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब आप लोग समझो, देखो के को ही क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो के का मान हमें निकालना है, कि विशिष्ट प्रतिरोध को पढ़ रहे हैं तो के का मान निकाल रहे हैं। देखो के का मान निकालो तो यहाँ समझ लो आपको थोड़ा सा। देखो के का मान निकालेंगे तो एक ही गुणा कहाँ हो जाएगी, इधर हो जाएगी, बटे में इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा ए आर और बराबर क्या आ जाएगा के एल। ठीक है, आप समझे, इसकी गुणा मैंने इधर कर दी तो क्या आ गया मेरा ए आर और बराबर क्या लगेगा मेरा के एल रहेगा। ठीक है, मुझे के का मान ज्ञात करना है, एल को मैं कहाँ जाऊँगा, बटे में जाऊँगा। तो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आर ए अपॉन एल और बराबर में के। इसे सीधा कर लिख देना, आर ए अपॉन एल। ठीक है, और इसी के बंद करते हुए एक बॉक्स में बंद कर देना, और ये हो जाएगा तुम्हारा विशिष्ट प्रतिरोध। क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध। तो इस प्रकार से हमारे तीनों टॉपिक कंप्लीट हो गए, कि वैद्युत प्रतिरोध भी हो गया, किसी तार के प्रतिरोध की लंबाई, मोटाई और मतलब पदार्थ पर क्या निर्भरता रहती है। अगला टॉपिक था हमारा विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध भी कंप्लीट हो गया। विशिष्ट प्रतिरोध ध्यान रखना, जो कांस्टेंट के आया है उसी को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ये बात अपनी पूरी शिद्दत के साथ बांध देना दिमाग में। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं आगे क्या है। बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको पूरी तरीके से तैयार करना है। ठीक है, तो इसे मैं हटा रहा हूँ और अगला टॉपिक डाल रहा हूँ। ठीक है, मैं अगला टॉपिक डाल रहा हूँ, आप लोगों को बहुत मजा आएगा पूरी शिद्दत के साथ। ठीक है, चलो ध्यान दो, मैं इसे हटा रहा हूँ, आप लोग पूरी शिद्दत के साथ अगला टॉपिक लगा लें, प्रतिरोधों का संयोजन। अगला टॉपिक लगा लें यहाँ, प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, आप अगला टॉपिक लगा लें, प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, आप प्रतिरोधों का संयोजन डाल के एरो लगा दें। एरो लगाकर बहुत अच्छे से समझें कि प्रतिरोधों का संयोजन होता क्या है। जब आप प्रतिरोधों का संयोजन समझ जाएंगे तो मेरा मानना है आप बहुमूल्य चीज़ों के लिए बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि प्रतिरोधों का संयोजन एक आने वाला टॉपिक है जो पेपर को नस्तिनाबूद करने वाला होता है। ठीक है, चलो देखते हैं, हमारा टॉपिक होगा प्रतिरोधों का संयोजन। टॉपिक क्या है, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, अब टॉपिक देखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है, तो आप लोग समझे थोड़ा सा प्रतिरोधों का संयोजन। देखो ध्यान, प्रतिरोधों का संयोजन मुख्यतः दो प्रकार से हम लोग करते हैं। ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन मुख्यतः दो प्रकार से करते हैं। नंबर एक हम इसमें सीखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। क्या सीखेंगे, श्रेणी क्रम। और नंबर दो हम सीखेंगे इसमें समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। ठीक है, नंबर दो हम सीखेंगे समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, नंबर एक श्रेणी क्रम, नंबर दो समांतर। तो आप लोग नंबर एक लगा लिया, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। क्या लगा लेंगे, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, हो जाएगा। चलो अब सुनो, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन में किस प्रकार से तैयार कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान दें। इसमें मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा वो डायग्राम है क्या। ठीक है, यानी कि मैं कई एक प्रतिरोधों के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ूंगा, मैं कई एक प्रतिरोधों के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ूंगा। ठीक है, श्रेणी क्रम क्या होता है, जैसे ये लिया एक हिस्सा, फिर इसे जोड़ दिया, अगला हिस्सा फिर यहीं पर जोड़ दिया, इसे हम कहते हैं श्रेणी क्रम। ठीक है, तो सुनो, हमने श्रेणी क्रम में जोड़ना है इसे। ठीक है, देखो, यानी कि मैं इसे श्रेणी क्रम में जोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने एक प्रतिरोध लगा दिया। ठीक है, अब मैं अगला प्रतिरोध और लगा रहा हूँ। मैंने कहा कई एक प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ूंगा। ठीक है, अगला प्रतिरोध फिर ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। ये मैंने 3 प्रतिरोध ले लिए, अगर मैं ज्यादा प्रतिरोध लूंगा तो बहुत हो जाएंगे। ठीक है, ये मैंने 3 प्रतिरोध ले लिए, अगर मैं ज्यादा प्रतिरोध लूंगा तो बहुत लंबा तक चला जाएगा साहब। मैंने 3 प्रतिरोध ले लिए। ठीक है, अब इन 3 प्रतिरोधों को मैंने ले लिया, इससे बिंदु ए मान ले रहा हूँ। ठीक है, इसे बिंदु बी मान ले रहा हूँ, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो और इसे डी मान लो। ठीक
इस प्रकार से पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को, ठीक है, तथा अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को किसी बैटरी या सेल से जोड़ देते हैं। किसी जोड़ देते हैं, किसी बैटरी या सेल से जोड़ देते हैं और यहाँ क्या लगा देते हैं, कुंजी लगा, ठीक है, किसी बैटरी या सेल से जोड़ देते हैं। यहाँ कुंजी के लगा दो, ठीक है, और यहाँ क्या लिख दो, बैटरी, ठीक है, किसी बैटरी या सेल से जोड़ देते हैं, इधर प्लस इधर माइनस, ठीक है। यहाँ हमने प्रतिरोध लगाए हैं, कितने लगाए हैं, 3, तो प्रतिरोध 3 है तो तीनों को अलग अलग नाम देना होगा। इसे R1 कह देंगे, इसे R2 कह देंगे और इसे R3, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल कहते हैं। अब बताओ इनके बीच में कुल विभवांतर कितना होगा, इनके बीच में कुल विभवांतर कितना होगा, कुल विभवांतर होगा इनके बीच में D। लेकिन एक बात बताओ, फिर कुल तो हो गया इनके बीच में, यानी कि D और A के बीच में कुल विभवांतर कितना हो गया, B हो गया। हमें एक बात बताओ, थोड़ी सी जानकारी दो, केवल इस प्रतिरोध के बीच में विभवांतर कितना होगा। हमने आपको क्या बताया था, यहाँ क्या बदल रहे हैं, बिंदु बदल रहे हैं। देखो A से B, B से C, C से D। हमेशा याद रखना, एक बात गांठ बांध के रख लेना कि बिंदु बदलने पर विभवांतर बदलता है, बिंदु बदलने पर विभवांतर बदलता है। तो बिंदु बदल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक विभवांतर क्या हो जाएगा, B1, ठीक है। बिंदु बदल रहे हैं इस वजह से, अगर बिंदु नहीं बदल रहे होते तो विभवांतर कतई नहीं बदलता। हाँ कुल विभवांतर जरूर B रहेगा। ये B किससे मिलकर बन रहा है, B1 से, और अगला क्या हो जाएगा यहाँ पर B2, अगला क्या हो जाएगा यहाँ पर B3, यानी कि B1 B2 B3 से मिलकर क्या बनेगा, कुल विभवांतर बनेगा, या फिर इसे क्या कहेंगे, B कहेंगे। लेकिन ध्यान रखना आप लोग, बिंदु बदलने पर विभवांतर बदलता है। यहाँ B से A से B जा रहे हैं, B से C जा रहे हैं, C से D जा रहे हैं, यानी बिंदु लगातार बदलते जा रहे हैं। और जब बिंदु लगातार बदलते हैं तो विभवांतर भी बदल जाता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जब बिंदु लगातार बदलते हैं तो विभवांतर भी बदल जाता है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ क्या बदल रहा है, बिंदु बदल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या बदल दिया, क्या बदल दिया, विभवांतर बदल दिया। याद रखना, बिंदु बदलने पर धारा नहीं बदलती। यहाँ से क्या चलेगी, वैद्युत धारा चलेगी I, यहाँ से क्या चलेगी, वैद्युत धारा I चलेगी, ठीक है। यहाँ से क्या चलती जा रही, वैद्युत धारा I, ठीक है। ये क्या है, इसके बीच में कुल तुल्य विभवांतर है, ठीक है, तुल्य विभवांतर, ठीक है। अब ये धारा चलती हुई जा रही है। अब देखो बिंदु बदलने पर धारा कतई नहीं बदलेगी, बिंदु बदलने पर धारा कतई नहीं बदलेगी, ध्यान रखना। धारा कब बदलती है, कौन बताएगा, कमेंट करके बता दो जल्दी से कि धारा कब बदलती है, ठीक है। आपको हमने बताया था कि रास्ते बदलने पर धारा बदलती है। क्या बताया था, रास्ते बदलने पर धारा बदलती है, लेकिन बिंदु बदलने पर धारा नहीं बदलती है। अगर यहाँ से रास्ते बदले हुए होते तो धारा का मान बदल जाता, समझ गए आप लोग। अगर रास्ते बदले हुए होते तो धारा का मान बदल जाता, लेकिन यहाँ तो रास्ते नहीं बदले, क्या बदला है, केवल और केवल बिंदु बदले। क्या बदला है, केवल और केवल बिंदु बदले, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब सुनो आप लोग अच्छे से, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा और अच्छे से सुने। जब आप थोड़ा सा और अच्छे से सुनेंगे तो सुनो आपके लिए क्या मिलेगा। यहाँ पर आपको सबसे बेहतरीन चीज ये मिलेगी कि ये अपनी डायग्राम बनाएं, और डायग्राम बनाने के बाद इसकी थ्योरी लिखें, और देखो थ्योरी कितनी अच्छी है, ठीक है। मैं थ्योरी बहुत अच्छे से लिखवाऊंगा, तो डायग्राम आपका बन गया होगा। तो सुने थ्योरी कैसे लिखी, सुने आप लोग थ्योरी कैसे, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। समझ लेना बात के लिए, एक बार दोबारा से बोल रहा हूं कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं, तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। और इस प्रकार से यह क्रम चलता रहता है, और इस प्रकार से यह क्रम चलता रहता है। अंत में पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को तथा अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को एक बैटरी या सेल के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। इतनी आपको थ्योरी लिखनी है, ठीक है, इतनी आपको थ्योरी लिखनी है। तब ओम के नियमानुसार हम लोग चलते हैं, फिर देखेंगे सबसे पहले इनमें विभव विभवांतर क्या हो, ठीक है। सुनो, इतनी थ्योरी लिख देंगे आप लोग, इतनी थ्योरी लिख देंगे। चलो अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है, अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। सुनो, तो इतनी तो हो जाएगी तुम्हारी थ्योरी। अब देखेंगे हम लोग ए से बी के बीच में विभव कितना है। एक फार्मूला याद रखना ओम के नियम वाला, जो हमने बताया आपके लिए, बी बराबर आई आर। ये फार्मूला मत भूल जाना मेरे भाई, ठीक है। फार्मूला क्या बताया, बी बराबर आई आर। ये फार्मूला बहुत जरूरी है, थोड़ा अच्छे से लिख दो, बी बराबर आई आर। ये फार्मूला मत भूल जाए, ठीक है। चलो ध्यान दो। तो हम देख रहे हैं बिंदु ए व बी के
मध्य विभवांतर, ठीक है। बिंदु ए व बी के मध्य विभवांतर, ध्यान में आप लोग, बिंदु ए व बी के मध्य विभवांतर कितना होगा। सुनिए, देखो बिंदु ए व बी के मध्य विभवांतर निकालेंगे हम लोग, कितना आएगा। देखो बी बराबर आई आर, विभवांतर का फार्मूला क्या है, बी बराबर आई आर, है ना, यही तो निकल रहा है हमारा, बी बराबर आई आर। तो इसी फार्मूले के अनुसार चलेंगे हम लोग। देखो ए से बी के बीच में विभवांतर कितना है, कितना है, आप कहेंगे सर केवल B1 है, केवल B1 है, बराबर धारा आई है, हाँ सर पूरे सर्किट में धारा आई है, बिल्कुल धारा आई है, ठीक है। प्रतिरोध यहाँ R है, इसके बीच में कौन सा प्रतिरोध है, ए से बी के बीच में R1 प्रतिरोध है, सर प्रतिरोध R1 होगा, और ये बन जाएगी समीकरण नंबर 3, ठीक है। अच्छी बात है। अब देखेंगे बी से सी के बीच में विभवांतर, ठीक है। देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, बिंदु बी से बी व सी के मध्य विभवांतर, ठीक है। अब देखो हम लोग देखेंगे विभवांतर, तो इसके मध्य विभवांतर क्या है, V2 है, क्या है, V2 बराबर में धारा समान ही है सभी में, ठीक है। और प्रतिरोध क्या है, R2 है, तो IR2 आ जाएगा, वैसे हम कह देंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखेंगे आगे, ठीक है। आगे देखेंगे बिंदु C व D के मध्य विभवांतर, बिंदु C व D के मध्य विभवांतर, ठीक है। तो देखें यहाँ क्या हो जाएगा विभवांतर, यहाँ क्या हमारा V3, क्या है V3 बराबर क्या आ जाएगा हमारा IR3, समीकरण नंबर 3 बन जाएगी, समीकरण नंबर 3 बन जाएगी। ये बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, बहुत अच्छे से देखो, ध्यान दो। अब मैं निकाल रहा हूँ बिंदु ए व डी के मध्य कुल विभव, यानी कि ए व डी के मध्य कुल विभव, ठीक है। सुनो, ए व डी के बीच कुल विभव, देखो बिंदु या कुल विभवांतर विभव एक ही बात, ठीक है। बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य विभव या विभवांतर आप लिख सकते हैं, ठीक है। कुल विभव, देखो कुल विभव कितना है, आप लोग समझे बात की, ठीक है। कुल विभव है हमारा B, क्या है B, और ये B किससे मिलकर बना है, B किससे मिलकर बना है, B किसके बराबर है, B1 B2 B3 के बराबर, ठीक है। B1 प्लस B2 और प्लस B3, है ना। ये B जो है किसके बराबर है, B1 B2 B3 के बराबर, ठीक है। अब सुनो, B1 का मान समीकरण 1 से कितना मिला है, IR1, तो यहाँ आ जाएगा IR1 प्लस B2 का मान कितना मिला है, IR2, B3 का मान IR3, ठीक है, हो जाएगा। सर I कॉमन है, सब में निकाल लूंगा कॉमन, B का मान कितना रख दूंगा मैं, B का मान उनके नियम से कितना मिला मुझे, IR, तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरा IR, ठीक है। यहाँ I में कॉमन ले लूंगा सभी में से, यहाँ क्या मिलेगा मुझे, R1 प्लस का R2 प्लस का R3, I से I कैंसिल हो जाएगा, तो R बराबर मेरा क्या आएगा, R1 प्लस के R2 प्लस का R3, और ये आ जाएगा हमारा क्या, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। क्या आपको दिख रहा है यहाँ तक, क्या आपको दिख रहा है यहाँ तक, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब दिखेगा आपको, अब दिखेगा आपको, अब दिख रहा है आपको, आप इसे एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है, अच्छे से आप इसे नोट कर लें। इतने के लिए अब मैं फिर से कैमरे के लिए उसी फोकस पर कर दे रहा हूँ जिस फोकस पर आपसे पहले था, ठीक है। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो आपका मैंने कैमरा फिर से उसी फोकस पे ले आया जिस फोकस पे पहले था, ठीक है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलो, आपका ये क्या हो गया, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन हो गया, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। अब हम देखेंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। क्या देखेंगे, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। तो मैं इसे हटा रहा हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो वीडियो को रोक के आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग नोट कर सकते हैं। अब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि सर बिंदु बदलने पर आपने बताया था विभवांतर बदलता है ना, और रास्ते बदलने पर धारा बदलती है, कैसे, अभी हम दिखाएंगे आपको समांतर क्रम में कैसे क्या होता है, ठीक है। देखो ध्यान दो, समांतर क्रम के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, एक सर्किट तैयार कर रहे हैं, देखो एक परिपथ बनाने के लिए, ध्यान दो। इसमें क्या होता है, सुनो, इसमें सभी प्रतिरोधों को आप थोड़े से गौर से सुनना,
समांतर क्रम ये होता है एक के ऊपर एक को लगाते हुए चले जाओ, ठीक है, ये हमारा समांतर क्रम होता है। ये हमने समांतर क्रम में लगा दिए 3 प्रतिरोध, ठीक है, ज्यादा लगाने का कोई फायदा नहीं है, सीखने वाला इतने से ही सीख जाएगा, नहीं तो हजारों लगा दो उससे भी नहीं सीख पाओगे, ठीक है। ये हमने लगा दिए, ठीक है, ये हमने लगा दिए। अब आप लोग एक बार देखें बहुत अच्छे से, ठीक है, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, इस प्रकार से हो रहा है तुम्हारा। अब देखो यहाँ पर इसमें क्या करते हैं, इसमें सभी प्रतिरोधों के पहले सिरों को किसी एक बिंदु से तथा इनके दूसरे सिरों को किसी एक अन्य बिंदु से जोड़ देते हैं, ठीक है। देखो किसी भी एक बिंदु से इसे जोड़ देंगे हम और किसी एक अन्य बिंदु से इन्हें जोड़ देंगे। देखो इस प्रकार से हमने इसे जोड़ दिया, इसे जोड़ दिया, ठीक है, और इस प्रकार से इसे जोड़ दिया। यानी कि इसमें सभी प्रतिरोधों के पहले सिरों को किसी एक बिंदु से, ठीक है, तथा दूसरे सिरों को किसी एक अन्य बिंदु से जोड़ देते हैं। किसे जोड़ देते हैं? किसी एक अन्य बिंदु से जोड़ देते हैं। ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है, ध्यान दो। अब इन बिंदुओं को किसी एक बैटरी या सेल से जोड़ दिया जाता है। बिंदुओं को किसी बैटरी या सेल से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। यहाँ लिख देंगे हम बैटरी, यहाँ लिख देंगे हम बैटरी, ठीक है। यहाँ क्या लिख देंगे? बैटरी, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। यहाँ हम बैटरी लिख देंगे, ठीक है। किसी बैटरी या सेल से जोड़ दिया जाता है। यहाँ कुंजी हो जाएगी कि हमारी प्लस माइनस, ठीक है, बिल्कुल ध्यान दें, ठीक है। यहाँ हमारा क्या है? ए और ये क्या है? बी, ये क्या है? डी। यहाँ पर R1 R2 R3, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? सर दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं, ठीक है, ध्यान दो। अब आप लोग समझे बात के लिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि धारा यहाँ से चलना शुरू हुई, धारा यहाँ से चलना शुरू हुई, ठीक है। क्या चलती हुई जा रही है? आई। क्या चलती हुई जा रही है? आई। सर अभी आपने बताया था कि बिंदु बदलने पर विभवांतर बदलता है। क्या यहाँ बिंदु बदलना है? कतई नहीं सर जी, जो काम हो रहा है वो दो ही बिंदुओं के बीच में हो रहा है, बिंदु कतई नहीं बदल रहे। हाँ मान लिया। तो जब बिंदु बदल नहीं रहे, क्या विभवांतर बदलेगा? कतई विभवांतर नहीं बदलेगा। इन सभी का विभवांतर क्या रहेगा? बी ही रहेगा। इसके बीच में बी रहेगा, इसके बीच में बी रहेगा, इसके बीच भी बी रहेगा। हाँ सर मान लिया। अच्छा सर आपने बताया था रास्ते बदलने पर धारा बदलती है। क्या बताया था? रास्ते बदलने पर धारा बदलती है। सॉरी यार, बहुत खांसी आ रही भाई। क्या होता है? रास्ते बदलने पर धारा बदलती है। देखो यहां तक तो धारा सही सलामत चलती हुई आई, लेकिन यहां से रास्ते बदल गए। तू यहाँ मैं वहां, जिंदगी है कहाँ, समझ गए ना? तो देखो यहां से रास्ते बदल गए। जब रास्ते बदले तो आई क्या भागों में बढ़ गई? 1 2 3। तो ये I1 के रूप में चली गई, ये I2 के रूप में चली गई और ये I3 के रूप में चली गई। ये भी आगे बढ़ती चली गई, ये भी आगे बढ़ती चली गई, ये भी आगे बढ़ती चली गई, ये भी आगे बढ़ती चली गई और ये भी आगे बढ़ती चली गई, ठीक है। ये I1 के रूप में आगे बढ़ रही है, ये I2 के रूप में आगे बढ़ रही है और ये I3 के रूप में आगे बढ़ रही है। भाई आगे बढ़ती हुई आ रही है, आगे बढ़ती हुई आ रही है। जब फिर से इनका मिलन होगा यहाँ पर आके, जब फिर से इनका मिलन होगा यहाँ पर आके, तो ये क्या बन जाएंगी? फिर से I बन जाएंगी, क्योंकि ये I1 I2 I3 किससे मिली थी? किससे अलग हुई थी? I से अलग हुई थी, यानी कि I में से ही टूटी थी। और जब फिर से ये मिलेंगी, देखो जब टूट रही हैं तो I1 I2 I3, फिर से मिल रही हैं तो I बन रहा है, टूट रही है I1 I2 I3, मिलन हो रहा है तो I बन रहा है। इसी प्रकार समझो जब इनका मिलन होगा आके तो ये I बनेगी, ठीक है। और इस प्रकार से आगे बढ़ती हुई चली जाएगी और हम सब पूरा करें, ठीक है। ध्यान देना इस बात के लिए। अब समझो, अब समझो, ये तुम्हारा चित्र बन गया बहुत अच्छे से, ठीक है। यहाँ विभव क्या रहेगा? बी रहेगा। यहाँ विभव क्या रहेगा? इनके बीच कुल विभव बी ही रहेगा। सभी के बीच लिखने की आवश्यकता नहीं, प्रत्येक के बीच लोगों यहाँ भी बी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, मैंने बता दिया कि सभी का विभव क्या रहेगा? बी रहेगा। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। चलो इसकी आप थ्योरी लिख सकते हो फटाफट से, जल्दी से। चित्र तुम्हारा बन गया है बहुत अच्छे से, तो आप लोग थ्योरी भी लिखना प्रारंभ कर सकते हैं। देखो थ्योरी क्या होगी इसकी, सुने होगी एक बार। थ्योरी होगी प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में या फिर पार्श्व क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के पहले सिरों को किसी एक बिंदु से तथा दूसरे सिरों को किसी एक बिंदु से जोड़ दिया जाता है।
और बाद में इन दोनों बिंदुओं का संपर्क किसी बैटरी सेल से कर दिया जाता है। बस इतनी थ्योरी लिखनी है। अब सुने आप लोग आगे क्या है, सुने, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, पहले भी मैंने बताया था B बराबर आई आर, ध्यान रखना। अगर यहाँ से हम लोग और भी कुछ निकालना चाहते हैं थोड़ा सा, तो फार्मूला क्या निकल सकता है, फार्मूला हम निकालें तो हमारा I बराबर आ जाएगा B अपॉन आर, है ना। I बराबर क्या आ जाएगा, B अपॉन आर। देखो हम आर को कहाँ ले आए, बटे में ले आए, है ना। ये फार्मूला भी ध्यान रखना, ये दोनों फार्मूले याद रखना। I बराबर क्या आ जाएगा हमारा, B अपॉन आर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें किस प्रकार से क्या होगा, ठीक है। बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान दें किस प्रकार से हम प्रतिरोध R1 R2 निकालेंगे, तो ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि प्रत्येक सिरे के बीच में विभवांतर निकालेंगे, मतलब I निकालेंगे। प्रत्येक सिरे के बीच में विभवांतर तो भी होगा, यहाँ पर प्रत्येक सिरे के बीच में विभवांतर भी होगा, इसमें भी P होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। मैंने पहले बता दिया कुल भी P होगा, ठीक है। लेकिन हम निकालेंगे क्या, हम निकालेंगे क्या ये समझो आप लोग। हम निकालेंगे कि पहले प्रतिरोध से कितनी धारा जा रही है, दूसरे से कितनी जा रही है, तीसरे से जा रही है, ठीक है। ये ओम के नियम के अनुसार हम निकालेंगे। तो समझें आप लोग सबसे पहले अच्छे से, मैं ओम के नियम से यहाँ पर कार्य कर रहा हूँ। किसके नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से। तो देखें आप लोग, मैं सबसे पहले I1 निकाल रहा हूँ। किसे निकाल रहा हूँ, I1 कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो I बराबर फार्मूला क्या है हमारा, B बटे आर। I बराबर क्या है फार्मूला, B बटे आर, बिल्कुल इसी के अनुसार निकालेंगे सब लोग। देखो इसके बीच में, इस सिरे के बीच में हमारा विभव क्या है, B है। यहाँ भी विभव क्या है, B है। मैंने क्या कहा है, यहाँ केवल और केवल क्या बदल रहा है, रास्ते बदल रहा है, बिंदु नहीं बदल रहा है। तो विभवांतर सेम रहेगा, विभवांतर B का B ही रहेगा। क्या प्रतिरोध अलग है, बिल्कुल सर, प्रतिरोध क्या है, R1 है। प्रतिरोध क्या है, R1 है। इसे हम कह देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखें आगे I2 निकालेंगे, तो I2 के लिए भी यही कहानी रहेगी, विभव तो सेम रहेगा लेकिन प्रतिरोध अलग है, ठीक है। इसे हम कह देंगे समीकरण नंबर 2। आगे देखेंगे तो आगे क्या आ जाएगा हमारा, आगे आ जाएगा I3 बराबर B बटे R3, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 3। ये आप ध्यान रखना, क्या ठीक है, क्या हो जाएगी समीकरण नंबर 3, इक्वेशन 3 बन जाएगी हमारी। अब आप समझिए थोड़ा सा और समझिए। देखो यहाँ निकालेंगे हम लोग A व B के मध्य कुल धारा, यानी कि कुल धारा कितनी है, कुल धारा तो I ही है, कुल धारा तो I ही है, ठीक है। कुल धारा, देखो कुल धारा यहाँ मैं निकाल रहा हूँ, कुल धारा। और कुल धारा क्या है, I। भाई बैटरी से जो कुछ धारा दी गई वो I ही दी गई, तो कुल धारा क्या है, I। और I जब इन दो बिंदुओं के बीच में गई है तो क्या भागों में टूटी है, 3 भागों में, यानी कि I1 प्लस I2 और प्लस I3, ठीक है। क्लियर है, हाँ सब बिल्कुल क्लियर है। ध्यान दो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, I बराबर I1 का मान कितना है हमारा, B बटे R1। I2 का कितना है, B बटे R3। I3 का कितना है, B बटे R3। ये है, हाँ सर ये है, ठीक है। अब आप लोग देखो इसे चाहो तो आप कोई समीकरण बना सकते हो, जैसे हमारी 3 है तो इसे आप क्या करो, इसे 4 बना लो, ठीक है। इसे समीकरण बना लो, 4 बना लो, और इसे चाहो तो आप 5 भी दे सकते हो। फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो समीकरण 4 और 5 की तुलना करने पर, समीकरण 4 और 5 की तुलना करके जब उसकी तुलना करेंगे तो देखो I के बराबर क्या मिलेगा हमें, B बटे R मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, B बटे R लगा देंगे। वो चीज़ यहाँ पर समझने आप लोग, वो चीज़ यहाँ पर समझने आप लोग ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। हाँ मैं ऊपर ही समझा दे रहा हूँ, इसे हटा रहा हूँ, ठीक है। आप हो तो मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ इसे। तो देखो यहाँ I की जगह क्या मिल जाएगा हमें, B बटे R मिल जाएगा, B बटे R मिल जाएगा। और बराबर में देखो B ऊपर से हर जगह से कॉमन है, तो B में कॉमन निकाल लूँगा तो क्या बचेगा, 1/R1। B तो कॉमन में आ गया हर जगह से, तो 1/R1 रहेगा, प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। ये चीज़ रह जाएगी, B से B कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस के 1/R2 प्लस का 1/R3। और ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर, और ये आ जाएगा हमारा प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। तो आपको मैंने प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोध मतलब प्रतिरोध से संबंधित जितनी भी घटनाएं थी वो मैंने सब करवा दी पार्ट 2 में। अगर इस पार्ट से, अगर इस चैप्टर से कोई और भी टॉपिक बनेगा तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। आप परेशान ना हो कतई, आज आपकी पहली तारीख थी, आपको बहुत मजा आएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। मैं कोशिश करूंगा केमिस्ट्री की भी 2-3 काफ़ी अच्छी वीडियो लगा दूं, जिससे आपको पेपर में बहुत अच्छे तक मिल जाए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।